14 साल की एक लड़की होती है और परिवार के साथ में बाई ट्रेन वो सफ़र कर रही होती है और उसी की सीट के जस्ट में एक लड़का और बैठा होता है जो उसकी उम्र से तकरीबन 10 साल बड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों में ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और लाजमी है कि जब एक दूसरे को प्यार हो जाता है तो एक दूसरे से वो बात करने की भी सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ में, तो उसके डर की वजह से वो उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल के करीब होती है, वो किसी न किसी तरह से उस लड़के को अपने इंस्टाग्राम की जो आईडी होती है उसको एक कागज़ पे लिख के उसकी तरफ फेंक देती है और वो लड़का उठा लेता है और फिर उस लड़की से उसकी बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि अब कभी कभी जब इंस्टा पे वीडियो कॉल करके वो लड़की बात करती है तो वो लड़की इस तरह से एक बेशर्मी की जो हद होती है उसको क्रॉस कर देती है और कभी कभी बिल्कुल निर्वस्त्र होकर उस लड़के से बात करती है और उस लड़के को भी बार बार ये बाध्य करती है ऐसा करने के लिए कि आप भी अपने कपड़े उतार के मेरे से बात करो। और ये उनका जो प्रेम प्रसंग है इसका सिलसिला चलता रहता है और इस सिलसिले के लिए वो लड़का 4400 किलोमीटर की दूरी तय करके उस लड़की से मिलने के लिए आता है। और जब वो आता है तो उसको ऐसे एक भयानक मंजर का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी भविष्य में कल्पना भी नहीं की होगी, जो उसके साथ में हुआ। तो मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों को मेरे इस एपिसोड में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, बहुत बहुत प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों आज मैं जिस कहानी को आपको बताने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ एक राज्य पड़ता है, उस राज्य का एक जिला है कोरबा और कोरबा जिला के अंतर्गत एक पुलिस स्टेशन, एक थाना पड़ता है पाली। और पाली की ही एक लगने वाली पुलिस चौकी है जिसका नाम चेतमा है और चेतमा के पड़ोस में ही एक गांव पड़ता है गोपालपुर। तो गोपालपुर जो गांव है उसके पड़ोस में ही एक नदी का डैम पड़ता है जिसको गांव की भाषा में बांध बोलते हैं। तो होता है क्या है, बांध के पड़ोस में ही कुछ मांस के टुकड़े अर्थात किसी मनुष्य के शरीर के कुछ छत विक्षत अंग पड़े हैं और जिनसे बदबू आ रही है। तो होता क्या, वहाँ पर ऐसे कुछ राहगीर होते हैं जो निकलते हैं और उनको किसी प्रकार की बदबू आने का आभास होता है जिससे वो रुक जाते हैं। और जब वो जो राहगीर होते हैं वो रुक जाते हैं और उसके बाद में और राहगीर आते हैं, फिर वहाँ पे एक प्रकार की भीड़ टाइप की इकट्ठा हो जाती है। और भीड़ इकट्ठा होने के बाद में उसमें कुछ सामाजिक व्यक्ति भी होते हैं जो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो एक प्रकार की बदबू है कहाँ से आ रही है। वो सब मिलके वो जहाँ पे मानव शरीर के छत विक्षत अंग पड़े हुए थे, टुकड़े पड़े हुए थे, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ का जो ये भयावह मंजर होता है इसको देख के वो बहुत सहमे से वो डर जाते हैं। और इसकी सूचना तत्काल जो वहाँ का पुलिस स्टेशन है पाली उसको सूचना दी जाती है और जो वहाँ की नज़दीकी पुलिस चौकी है चेतमा, वहाँ भी इसकी सूचना दी जाती है। और ये सूचना पाने के बाद में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं मैं फोर्स के साथ में उस स्थान पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में वहाँ का बहुत बारीकी से परीक्षण करते हैं और तत्पश्चात जो कोरबा ज़िला होता है उसकी जो एसपी होती हैं नेहा त्यागी जी भी मैं फोर्स के साथ में वहाँ पे पहुँचती हैं। और वहाँ पे जो एक मानव शरीर के छत विक्षत अंग पड़े हुए थे और तो उनको देखकर
वो भी इस चीज़ की तहकीकात में जुट जाती हैं कि आखिर ये जो कत्ल हुआ है तो किस लिए हुआ है, और ये कत्ल की जो बॉडी है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है पुलिस को। तत्पश्चात होता क्या है, वहाँ से मौके से एक बैग प्राप्त होता है। तो जब वो बैग प्राप्त होता है तो बैग में कुछ ऐसे सबूत पुलिस को हाथ लग जाते हैं, जिससे पुलिस उस खूनी तक पहुंचने में उसको बहुत हद तक सफलता मिलती है। होता क्या है कि जब उस बैग की सर्च की जाती है तो उस बैग में एक आधार कार्ड और एक एयर टिकट, मतलब हवाई जहाज़ का एक टिकट और एक पासपोर्ट मिलता है। और जो टिकट होता है वो सऊदी अरब से दिल्ली तक की जो आने वाली फ़्लाइट होती है उसका वो टिकट होता है। तो उस आधार कार्ड के बैक साइड में होता क्या है, एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। उस मोबाइल नंबर पे जब ये पाली जो थाना है उसके जो आला अधिकारी हैं वो कॉल करते हैं, और कॉल होने के बाद में उसके परिवार के सदस्य फ़ोन उठाते हैं और एक जो पुलिस की टीम होती है वो उस लड़के के घर जाती है, और तो वहाँ से पुलिस तकरीबन 3 लोगों को साथ में अपने लेके आती है। तो उसमें से ये एक लड़का होता है जिसका लड़की के नंबर को निकलवा के उसकी CDR वगैरह निकलवाती है। तो वो लड़का जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ की लोकेशन मिल जाती है, और एक पुलिस की टीम वहाँ जाती है, उसके परिवार के लमसम 3 से 4 सदस्यों को लेकर के अपने साथ में आती है। और जिस लड़के से पूछताछ करती है उसका नाम होता है मोहम्मद तस्लीम, और एक्चुअली जिस लड़के का खून होता है उसका नाम होता है मोहम्मद वसीम अंसारी। तो ये जो मोहम्मद तस्लीम होता है ये पुलिस की टीम को बताता है कि ये जो बैग और ये जो आधार कार्ड और जो ये एयर टिकट है ये उसके भाई वसीम अंसारी का ही है, और जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल होती है। और ये लगभग 2.5 साल पहले ही सऊदी अरब में काम करने की गया है और वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो पुलिस जब इस प्रकार की जानकारी ले लेती है उसके बाद में उस लड़की का जो प्राइवेट मोबाइल नंबर होता है उसकी लोकेशन लेकर के CDR उसकी निकलवाई जाती है। तो CDR से पता चलता है कि उस लड़के से एक लड़की की अक्सर बातचीत हुआ करती थी। तो जिस लड़की से बात उसकी होती थी उस नंबर की पुलिस जो है वो CDR निकलवाती है, और पूरे अपने महकमे दलबल के साथ में पुलिस उस लड़की के गांव में पहुंच जाती है। और उसके परिवार के सदस्यों से जब मिलती है तो उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उसके माता पिता वो पुलिस से कहते हैं कि सर ये लड़की चरित्रहीन थी और इसके चालो चलन सही नहीं थे। एक्चुअली इसके जो आए दिन जो कुकृत्य रूपी जो उसके कार्य हुआ करते थे जिससे हमारा परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका मान सम्मान घट रहा था, इसलिए हमने उस लड़की का परित्याग कर दिया है। और काफ़ी दिन हो गए हैं तब से हमने उस लड़की से कोई संबंध भी नहीं रखा है, ना ही हमारी उससे बात होती है। लेकिन एक दिन होता क्या है, पुलिस यहाँ से खाली हाथ लौट जाती है, और लौटने के बाद में एक दिन मुखबिर के द्वारा पुलिस को एक खबर मिलती है कि वो जो लड़की इस घर से निकाल दी गई थी, जिसके माँ बाप ने कहा था कि हमारा कोई संपर्क नहीं है और ये चरित्रहीन है इसलिए हमने इसका परित्याग कर दिया, घर से निकाल दिया है। तो मुखबिर के द्वारा कहीं से उस लड़की का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग जाता है, और पुलिस उस मोबाइल नंबर को लेकर के सर्विलांस पे लगवा देती है, और सर्विलांस पे लगवाने के बाद में उसकी जो CDR निकलवाती है, CDR के आधार पे उस नंबर की लास्ट जो अंतिम आखिरी लोकेशन मिलती है वो उड़ीसा के राउल केला में मिलती है। तो एक पुलिस की टीम यहाँ से राउल केला पहुँचती है और उसी आखिरी लोकेशन के अकॉर्डिंग सर्च करते हुए
तहकीकात करते हुए उस लड़की को अंततः ढूंढ लेती है। और उस लड़की के साथ में एक लड़का भी होता है। उस लड़के का नाम राजा खान होता है। और पुलिस दोनों को लेके फिर कोरबा की गोपालपुर गांव आ जाती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। तो पहले तो ये राजा खान और वो जो लड़की होती है ये पुलिस को गुमराह करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने नज़रिए से थोड़ा फोर्स करके उनसे पूछताछ करती है तो अंततः टूट जाते हैं। और जो पुलिस वहाँ के जो ये पाली पुलिस थाना होता है उसके जो थानाध्यक्ष होते हैं उनके सामने वो सारी बात को कबूल करती है, जिसमें उसने ये वसीम अंसारी नाम के एक लड़के का बेरहमी से कत्ल करती है। वो वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं पाली पुलिस स्टेशन के, तो उनको बताती है, कड़ाई से इन लोगों से पूछताछ करती है। तो वो लड़की बताती है कि हमारा जो परिवार था वो राउरकेला से उड़ीसा की, और हम सब लोग जा रहे थे बाई ट्रेन, और वही जिस सीट पे हम सब लोग बैठे हुए थे उसी सीट पे पड़ोस में एक लड़का और बैठा था। और हम दोनों की आंखों ही आंखों में बातचीत शुरू हो जाती है, हम दोनों लोगों को प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद में फिर हम सोचते हैं कि अब हमारी एक दूसरे से बात कैसी होगी। तो बात करने के लिए हम अपनी इंस्टा की जो हमारी आईडी इंस्टाग्राम की होती है वो एक पेपर पे लिख के उस लड़की की तरफ फेंक देते हैं और वो लड़का उठा लेता है, जिससे हमारी इंस्टा पे बात हुआ करती थी। और वो बात इस हद तक पहुंच गई कि हम लोग एक दूसरे को जब कॉल करते थे, वीडियो कॉल करते थे, तो अक्सर निर्वस्त्र हो जाया करते थे। और निर्वस्त्र के होने के बाद में हम ये जो वसीम नाम का लड़का है इसको बाध्य करते थे कि आप केवल वीडियो कॉल पे ही हमसे बात करोगे, हमें निर्वस्त्र देखते हुए, या कभी आप हमसे आकर भी मिलोगे। और जब इतनी बात हमने वसीम से कहा तो वसीम ने हमको पूरा विश्वास दिलाया कि हमारा आपसे प्रेम संबंध है, और प्रेम में दूरियां चाहे जितनी हों, कभी प्रेम किसी बंदिश को नहीं मानता है। तो इसके अनुसार वो लड़की 10 जुलाई और सन 2024 को उसको कॉल करती है, और ये लड़का शाम को 10 जुलाई सन 2024 को उसको बाई एयर बस से वो निकलता है दिल्ली के लिए। और दिल्ली आने के बाद में वो ट्रेन पकड़ता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को ट्रेन पकड़ने के बाद में ये वहाँ से ट्रेन पकड़कर बिलासपुर आता है, जहाँ पर ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे ये वो राजा खान और वो लड़की पहले से ही बोलेरो गाड़ी लेके खड़े हुए थे। और वो स्टेशन से उतरने के बाद में उनसे मिलता है और उनकी जो बोलेरो गाड़ी होती है उस पर बैठ जाता है। और ये गाड़ी से दोनों उस वसीम खान को अपने घर पे ले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद में उसको जो भी एक मेहमान के तौर पे व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है आदमी चाय नाश्ता करवाता है। ये सब करवाने के बाद में क्या होता है, जो राजा खान होता है ये कहीं से चुपके से एक चाकू ले आता है, और चाकू लेके उसको उसकी जो वसीम खान होता है उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लेता है और वो छुरी उसकी गर्दन पे रख देता है। पहले तो वसीम खान से बोलता है कि जितना भी पैसा हो आप मेरे को दे दीजिए, नहीं तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, आपका खून कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली उसके पास में कुछ ही पैसे होते हैं, क्योंकि जब ये वसीम खान ये सऊदी अरब में किसी एक कंपनी में काम कर रहा था, तो वहाँ से ये जो लड़की थी इसको कई बार फ़ोन किया करते थे दिन में, और काफ़ी उससे पैसा लिया करती थी। तो पैसे जो कमाता था बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो लड़की ले लिया करती थी। और वसीम खान के साथ में जो हो रहा था ये शायद नहीं जान पाए कि हम एक हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। और ये तो जब ये सऊदी अरब से फ़्लाइट पकड़ के जब आते हैं यहाँ पे
और उस लड़की के घर जाते हैं जहाँ पे राजा खान होता है। होता क्या है, इसमें ये जो लड़की होती है, राजा खान नाम का जो लड़का होता है, उससे भी उसके संबंध हुआ करते हैं। और ये जो वसीम खान होता है, वसीम खान से जो भी इस लड़की ने संबंध बनाए थे वो केवल पैसे ऐंठने के लिए बनाए थे। और वो एक्चुअली हनी ट्रैप का शिकार हो रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया। और जब ये राजा खान जो होता है, ये वसीम खान की गर्दन पे चाकू रख देता है और पैसे की डिमांड करता है। उस समय तो उसके पास पैसे कुछ भी नहीं होते, कुछ समय होता 1000-2000 रुपये होते हैं, वो भी निकाल लेता है और बेरहमी से वसीम खान का गला रेत देता है और उनका खून कर देता है। खून करने के बाद में ये राजा खान और वो लड़की दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अनुसार ये वसीम खान के जो ये मृत शरीर होता है उसको टुकड़ों में काटते हैं। उसके शरीर के तकरीबन 70 टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद में जो वसीम खान का पिट्ठू बैग होता है उसमें कुछ टुकड़े भरते हैं और कुछ टुकड़े उस एक बोरी में भर लेते हैं ये लोग। और वहाँ से ये अपने जो इनका स्कूटर होता है उस पर लाद के ये जो गोपालपुर गांव पड़ता है उसी के पड़ोस में जो डैम होता है, जो एक नदी का डैम होता है, डैम के पास में फेंकने के लिए आते हैं। और उसमें से उस जो वसीम खान की डेड बॉडी होती है उसके कुछ ही टुकड़े फेंक पाते हैं। तब तक क्या देखते हैं कि जो पेट्रोलिंग करने वाली जो पुलिस होती है वहाँ पे गश्त लगा रही होती है। और जब गश्त लगा रही होती है तो पुलिस के डर से ये सब लोग एक बैग तो वहीं पे फेंक देते हैं, कुछ पीसेस, कुछ टुकड़े फेंकते हैं, जो कुछ तो डैम के अंदर गिरते हैं और कुछ डैम के बाहर गिर जाते हैं। तो उसके बाद में ये सब दोनों, ये राजा खान और वो लड़की भाग के अपने घर वापस चले जाते हैं। और वापस आने के बाद में जो भी उस डेड बॉडी के टुकड़े बचे हैं उनको सहेज कर फ्रिज में रख देते हैं और ये सोचते हैं कि धीरे धीरे हम इन टुकड़ों को रोज़ की तरह इनको फेंकते रहेंगे। तो जो ये वसीम अंसारी का जो ये बैग था, उस बैग में जो उसी के बॉडी के कटे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो बैग भी वहीं पे फेंक देते हैं और ये भाग आते हैं राजा खान और वो लड़की। तो वहाँ पे क्या होता है, पर डे की भांति काम करने वाले जो राहगीर होते हैं वो निकलते हैं और जब उनको ये बदबू जैसा वहाँ पे आभास होता है तो वो पुलिस को सूचित करते हैं। और पुलिस को सूचित करने के बाद में जब इस कहानी की परतें खुलती हैं तो उसमें ये वाकया सामने खुल के नज़र आता है और जिसमें एक लड़का एक हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है और उसके जीवन की पूंजी तो जाती ही है और साथ में उसका जो जीवन है वो भी चला जाता है और उसके परिवार के भी लोगों का रो रो के बहुत बुरा हाल होता है। और इस जो पुलिस विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से एक सूचना मिली थी कि उसकी जो माँ थी वसीम खान की, वसीम ये जो अंसारी है उसकी माँ तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाती थी। तो इस तरह से एक हनी ट्रैप का शिकार होता हुआ लड़का अंततः अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। और लास्ट में पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए ये राजा खान और वो जो लड़की होती है इनको अपनी हिरासत में लेते हुए कोर्ट के सामने पेश करते हैं और जहाँ से इनको प्राथमिक दृष्टया में जेल भेज दिया जाता है। और जब उस लड़की के परिवार से पूछताछ होती है तो उस लड़की के जो भाई और उसके माता पिता होते हैं वो बताते हैं कि जो वसीम अंसारी था इसकी शादी भी तय हो गई थी और कभी हमसे घर में ऐसी बात भी नहीं बताई कि हमारा ऑलरेडी किसी लड़की से संबंध है या प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन क्या एक कहावत है, आज के ज़माने में बहुत ही कहावत चलती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और कभी कभी आदमी की सज्जनता भी उसके लिए प्राण घातक हो जाती है। तो मित्रों, मेरा सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आज का जो समय है उसके अनुसार वो हकीकत मानी जाए तो ये है, प्रेम नाम की जितनी भी चीज़ें हैं सभी छलावा है। आदमी स्वार्थवश अपने
स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ का काम निकालने के लिए ही एक दूसरे को प्रेम संबंधी जाल में फंसता है। जहाँ तक हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है, और जितने भी केसेस आज के समय में हो रहे हैं वो संभवतः इसी पे आधारित केसेस हैं। और मित्रों, इस मेरे एपिसोड में इतना ही, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। इससे कहीं ज़्यादा यूनिक आपको दिखाएंगे। और मित्रों, लास्ट में इस कहानी का आपको बताने का मेन उद्देश्य मेरा ये था कि आप लोग जागरूक रहें, सजग रहें, और इतना मेच्योरिटी अपने में पैदा करें कि कभी भी किसी हनी ट्रैप का शिकार ना बने, कभी भी किसी लड़की के झांसे में ना आए, और कभी भी किसी प्रकार से अपने जीवन की कमाई हुई पूंजी किसी अनजान व्यक्ति के कहने पे उसके अकाउंट में न डालें, उसके खाते पे न डालें। कोई भी कदम उठाने के पहले अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनसे एक बार राय मशविरा ज़रूर लें, और कभी भी इस हनी ट्रैप के शिकार में न फंसें। और मित्रों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।